यार बंडते माहौल पूरा वेवी, नींद नहीं आती। सो हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव भैया। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपकी जो एक्सरसाइज नंबर 3.1 है ना, ये मैं आपको इतने सिंपल और इतने क्रिएटिव और इतने बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं इस वीडियो के बाद मतलब तुम्हें इस एक्सरसाइज की वीडियो देखना तो छोड़ो, तुम्हें ना सर्च करने की भी जरूरत नहीं है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, ए मर्चेंट इन द पोर्ट सिटी ऑफ लोथल इज एक्सचेंजिंग बैग्स ऑफ स्पाइसेस फॉर कॉपर इग्नोट्स। अब है ना, बहुत सारे बच्चों को ये जो लैंग्वेज है ना बहुत ज्यादा टफ लग रही होगी, समझ ही नहीं आया होगा, लेकिन टेंशन मतलब मैं बहुत सिंपल तरीके से बताता हूं। इसमें क्या बोला गया है, सबसे पहले क्या लिखेंगे भैया, सॉल्यूशन लिखेंगे। अब देखो यहां पे क्या बोला गया है कि एक इंसान है, ये क्या करता है, ये मार्केट के अंदर जाके ना मसाले बेच के आता है, मतलब मसालों के जो बड़े बड़े बैग होते हैं ना, ये बेच के आता है, यानी कि बैग्स ऑफ स्पाइसेस, बैग्स ऑफ स्पाइसेस, यानी कि मसालों के जो बैग होते हैं ये मार्केट के अंदर जाके क्या करके आता है, बेच के आता है। इसके बदले में इसको क्या मिलता है, इसको मिलते हैं कॉपर के इंगोट्स। ठीक है, अब भैया इंगोट्स क्या होता है, ये तो हमने पहली बार नाम सुना है, टेंशन मतलब मैं बताता हूं। जैसे आपने ना सोने के बिस्किट देखे हैं, सोने के बिस्किट नहीं होते जो मूवीज वगैरह में दिखाते हैं, उसी तरीके से आपके ना जो तांबा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉपर को मेरे को नहीं पता, कॉपर के जो बिस्किट होते हैं ना वो होते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूं कॉपर के इंगोट्स कैसे दिखते हैं। इंगोट्स देखो यहां पे ऐसे, देखो मैंने बोला था ना कि जो आपके बिस्किट होते हैं ना, तो ये जो कॉपर के बिस्किट है, समझ रहे हो, तो ये आदमी क्या करता है, मार्केट के अंदर जाके मसालों के बैग बेच के आता है, उसके बदले में इसको क्या मिलते हैं, कॉपर के इंगोट्स मिलते हैं। समझ आ गया, हाँ भैया समझ आ गया। जैसे आज के टाइम पे हम कोई भी चीज बेचते हैं, फॉर एग्जांपल मान लो मैंने अपनी कार बेची, तो मेरे को क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। पुराने जमाने में क्या होता था कि पैसा नहीं चलता था, ठीक है, उस टाइम ये सोना हो गया, चांदी हो गया, है ना, ये आपका कॉपर हो गया, ये मिलता था। ठीक है, तो ये इंसान क्या करता है, मसालों के बैग बेच के आता है, इसके बदले में इसको क्या मिलते हैं, कॉपर के इंगोट्स मिलते हैं। अब आगे क्या बोला गया है, he receives 15 इंगोट्स फॉर एवरी 2 बैग ऑफ स्पाइसेस, यानी कि जब ये मसालों के 2 बैग बेचेगा तो इसको कितने कॉपर इंगोट्स मिलेंगे, इसको 15 मिलेंगे। अब क्वेश्चन में बोला क्या गया है, अगर वो मार्केट के अंदर जाके 12 बैग बेच के आएगा, 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस, यानी कि अगर ये मार्केट के अंदर 12 बैग बेच के आएगा तो इसको कॉपर इंगोट्स कितने मिलेंगे। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, अगर तुम्हारे 2 केले 15 रुपए के आते हैं, तो अब मेरे को ये बताओ 12 केले कितने रुपए के आएंगे। भैया अगर 2 केले 15 रुपए के आते हैं, मतलब एक केला 7.5 रुपए का हो गया। हाँ भैया, अब 12 केले कितने के आएंगे, अगर एक केला 7.5 रुपए का है तो 12 केले कितने के आएंगे, 7.5 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, समझ गए। वही सेम चीज यहां पे करनी है। अब इसको लिखोगे कैसे वो मैं आपको बता देता हूं। मतलब एग्जाम में ऐसे थोड़ी लिख के आओगे जैसे मैंने यहां पे ड्रॉ करा है ना, एग्जाम में तो सुंदर सुंदर लिख के आओगे। तो कैसे लिखना है, देखो सबसे पहले क्या बोला गया है कि ये जो इंसान है इसको 2 स्पाइसेस के बैग के बदले 15 इंगोट्स मिलते हैं। तो सबसे पहले ये लिखेंगे फॉर 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस, कितने इंगोट्स मिलेंगे, 15 इंगोट्स। ठीक है, हाँ भैया ये तो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दे रखा था। अब मेरे को क्या निकालना है, अब मेरे को निकालना है कि भाई अगर 2 बैग के बदले इसको 15 इंगोट्स मिलते हैं तो एक बैग के बदले इसको कितना मिलेगा, 1 बैग ऑफ स्पाइसेस। तो कैसे निकालेंगे, अगर मैं एक चीज पूछता हूं, अगर तुम्हारे 2 केले 10 रुपए के आते हैं, अगर 2 केले 10 रुपए के आते हैं तो एक केला कितने रुपए का आएगा। भैया ये भी कोई क्वेश्चन पूछने का है, मतलब अगर 2 केले 10 रुपए के आते तो एक केला 5 रुपए का हो जाएगा। मैंने पूछा कैसे निकाला, सिंपल 10 रुपए को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, यानी कि जितने रुपए की चीज है उसको कितनी चीज है उससे डिवाइड कर दो। यहां पे क्या बोला गया है कि अगर 2 बैग के बदले इसको 15 इंगोट्स मिलते हैं तो एक बैग के बदले कितने मिलेंगे। भैया सिंपल 15 को 2 से डिवाइड कर दो, मैंने कहा कर दिया, 15/2 कर दिया, यानी कि एक बैग के बदले इसको कितना मिलेगा, 7.5 इंगोट्स। समझ गए, मतलब 7 कॉपर के जो बिस्किट है ना वो तो पूरे मिलेंगे, लेकिन एक आधा बिस्कुट भी मिलेगा, समझ रहे हो, मतलब आधा बिस्कुट, समझ गए ना। हाँ भैया समझ गए, तो यहां पे इतना समझ आ गया। हाँ भैया, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ये बताओ अगर ये मार्केट के अंदर जाके 12 बैग बेच के आएगा तो इसको कितने कॉपर इंगोट्स मिलेंगे। अगर एक बैग के बदले 7.5 कॉपर इंगोट्स मिलते हैं तो 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस, तो 12 के बदले कितने मिलेंगे। जैसे मैंने पूछा कि अगर तुम्हारा एक केला
₹5 का है तो मेरे को ये बताओ 12 केले यानी कि तुम्हारा 1 दर्जन केले कितने रुपए के होंगे? अगर भैया 1 केला ₹5 का है तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो 1 दर्जन निकालने के लिए, ₹60 के हो जाएंगे। अगर 1 केला ₹5 का है तो 12 केले कितने के होंगे? 12 इंटू 5 कर दो, कितना हो गया? ₹60। तो वही चीज यहां पे करनी है। अगर एक बैग के बदले 7.5 कॉपर इंगोट्स मिलते हैं तो 12 के बदले कितने मिलेंगे? भैया ये भी कोई चीज है पूछने की। 7.5 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ भैया कर देंगे। तो यहां पे देखो डेसिमल है तो यहां पे क्या करोगे? 75 का डेसिमल हटाओगे ना तो बाय में 10 आ जाएगा, इंटू 12 कर दो। ठीक है, 75 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 150, 0, 0, 900। तो ये 900 हो गया। 900 बाय 10 हो जाएगा तो 0 से 0 कट गया। तो ये हो गया आपका 90 कॉपर इंगोट्स। समझ गए? यानी कि इसको 12 बैग के बदले कितने कॉपर इंगोट्स मिलेंगे? कितने कॉपर के बिस्कुट मिलेंगे? 90 बिस्कुट मिलेंगे। समझ गए? हाँ भैया समझ गए। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारे अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, लुक एट द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स ऑन वन कॉलम ऑफ द इशांगो बोन। ओके, एक है ना इशांगो बोन है। अब भैया इशांगो बोन क्या होती है मैं दिखा देता हूं। इशांगो बोन कैसे दिखती है? इशांगो बोन, ठीक है, सर्च कर लेते हैं ना। तो देखो जो इशांगो बोन होती है ना वो कुछ इस तरीके से दिखती है। ठीक है, अब जो इशांगो बोन है ना भैया दिख रही है, ये थोड़ी सी ना लकड़ी टाइप की नहीं लग रही तुम्हें? तो ये इशांगो की ना हड्डी है। ठीक है, तो इस हड्डी के ऊपर कुछ है ना नंबर लिखे हुए हैं। वो नंबर कौन कौन से हैं? 11, 13, 17 एंड 19। तो क्या करेंगे? सबसे पहले भैया सॉल्यूशन लिखेंगे क्योंकि मैथ का सवाल है। अब देखो यहां पे आपको ना 4 नंबर दे रखे हैं। कौन कौन से नंबर हैं? 11, 13, 17 एंड 19। आगे क्या बोला गया है? व्हाट डू दीज नंबर्स हैव इन कॉमन? यानी कि इन चारों नंबर के बीच में ऐसी क्या चीज है जो कॉमन है? मतलब ऐसी क्या चीज है जो ये चारों नंबर सेटिस्फाई कर रहे हैं? भैया क्या चीज हो सकती है? भैया ये चारों नंबर ओड हैं। 11 भी ओड है, 13 भी ओड है, 17 भी ओड है, 19 भी ओड है। लेकिन देखो यहां पे क्या बोला गया? सीक्वेंस, है ना? यानी कि अगर ओड नंबर लेने हैं तो यहां पे तो उस हिसाब से तो 15 भी आना चाहिए था। 15 है? नहीं है। यानी कि यहां पे ओड वाली कंडीशन तो नहीं लगेगी। तो भैया फिर कौन सी कंडीशन लगेगी? मैंने बोला ये सारे के सारे जो नंबर है ना ये आपके क्या है? प्राइम नंबर है। क्या है? प्राइम नंबर। भैया प्राइम नंबर क्या होते हैं? हमने तो ऑप्टिमस प्राइम सुना था, है ना? ट्रांसफॉर्मर वाली जो मूवी होती है उसके अंदर ऑप्टिमस प्राइम होता है। भैया हम तो उसको जानते हैं। तो यहां पे ये प्राइम नंबर क्या होते हैं बताता हूं। देखो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो। भैया कैसे? दिखाता हूं। देखो जैसे 5 है। अब मेरे को ये बताओ 5 किस किस से डिवाइड होता है? क्या 5 2 से डिवाइड होता है? नहीं भैया। क्या 5 3 से डिवाइड होता है? नहीं। क्या 5 4 से डिवाइड होता है? नहीं। क्या 5 1 से डिवाइड होता है? हाँ 5 1 से डिवाइड होता है क्योंकि 1 इंटू 5 कितना होता है? 5 होता है ना? 1 5 जा 5 होता है ना? तो 5 1 से तो डिवाइड होगा। हाँ भैया। और किस किस से डिवाइड होता है? तो भैया 5 5 से भी डिवाइड होता है। हाँ भैया 5 1 जा 5, है ना? तो अब देखो यहां पे जो 5 है ना या तो खुद से डिवाइड हो रहा है या 5 सिर्फ 1 से डिवाइड हो रहा है। तो ऐसे नंबर जो या तो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं प्राइम नंबर। समझ गए? हाँ भैया समझ गए। और कौन कौन से होते हैं? जैसे 7 है। 7 भी 1 से डिवाइड होगा, 7 खुद से डिवाइड होगा। जैसे तुम्हारा 11 है, यहां पे 11 या तो 1 से डिवाइड होता है या 11 खुद से डिवाइड होता है। उसी तरीके से 13 या तो आपका खुद से डिवाइड होगा या फिर आपका 1 से डिवाइड होगा। भैया क्या 15 प्राइम नंबर होगा? मैंने कहा नहीं। क्यों? क्योंकि देखो 15 आपका 1 से डिवाइड होता है। हाँ भैया 15 आपका 3 से भी तो डिवाइड होता है। 3 5 जा 15, तो जो आपका 15 है वो 3 से भी तो डिवाइड हो रहा है। 5 3 जा 15, तो जो 15 है वो 5 से भी डिवाइड हो रहा है। और किस किस से डिवाइड होता है भैया? 15 खुद से भी तो डिवाइड हो रहा है। तो ये जो 15 है ये 4 नंबर से डिवाइड हो रहा है। मैंने आपको क्या बोला? जो नंबर आपका सिर्फ 2 नंबर से डिवाइड हो या तो खुद से या फिर 1 से, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं प्राइम नंबर। तो जो 15 है ना वो आपका प्राइम नंबर नहीं है, इसीलिए इस सीक्वेंस के अंदर वो नहीं लिखा गया। समझ गए? 17 क्या प्राइम नंबर है? हाँ भैया है। क्या 19 प्राइम नंबर है? हाँ भैया है। मेरे को ये बताओ 19 आपका मतलब 1 और 19 के अलावा किसी और टेबल में आता है? क्या 2 से डिवाइड होता है? क्या 3 से डिवाइड होता है? क्या 4 से डिवाइड होता है? क्या 5 से डिवाइड होता है? नहीं होता। तो जो आपका 19 है वो भी क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर हो जाएगा। समझ गए? तो इन सभी नंबर्स के बीच में क्या चीज कॉमन है? ये कॉमन है
कि दैट द कॉमन थिंग, ऐसे लिखोगे आप, ठीक है, अपनी फेयर नोटबुक के अंदर कैसे लिखना है, द कॉमन थिंग इन दीज नंबर्स इज दैट all these numbers are prime numbers. Numbers are prime numbers. इन सभी नंबर्स में ये चीज कॉमन है कि ये सारे के सारे जो नंबर है ना वो क्या है, आपके प्राइम नंबर है। इस तरीके से आपको पेपर के अंदर लिख के आना है और इसी सेम तरीके से आपको अपनी फेयर नोटबुक के अंदर लिखना है, ठीक है। यहां तक हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। आगे देखो क्या बोला गया है, लिस्ट द नेक्स्ट 3 नंबर्स दैट फिट दिस पैटर्न। यानी कि देखो यहां पे 4 नंबर लिखे हुए हैं, अब आपको आगे के 3 नंबर और बताने इसी सीक्वेंस के अंदर, जो कि ये सेम कंडीशन, कौन सी कंडीशन, कि वो भी आपके क्या होनी चाहिए, प्राइम नंबर होनी चाहिए। ये सेम कंडीशन फॉलो करते हो। तो मेरे को ये बताओ 19 के बाद अगला नंबर कौन कौन सा आता है, 20 आता है। क्या ये 20 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? क्या 20 आपका प्राइम नंबर है? नहीं। क्यों? क्योंकि 20 आपका 2 से भी डिवाइड होता है, 20 आपका 4 से भी डिवाइड होता है, 4 5 जा 20, 20 आपका 5 से भी डिवाइड होता है, 5 4 जा 20, 20 आपका 10 से भी डिवाइड होता है, 10 2 जा 20, है ना। तो आपका जो 20 है ये आपका प्राइम नंबर नहीं है। क्या 21 प्राइम नंबर है? नहीं। 21 भी तो आपका 1 से डिवाइड होगा, ऑब्वियस सी बात है। 21 आपका 3 से भी तो डिवाइड होता है ना, 3 7 जा। फिर 21 आपका 7 से भी डिवाइड होता है, 7 3 जा, है ना। और 21 आपका 21 से भी डिवाइड होता है, तो 21 भी आपका प्राइम नंबर नहीं है। तो इसी तरीके से आपको ना आगे के जो प्राइम नंबर है ना वो भी आपको ढूंढने हैं, ठीक है। अब अगला नंबर क्या होगा, 22। 22 आपका 2 के टेबल में भी आता है, तो 22 नहीं होगा। 23 होगा, मेरे को बताओ, दिमाग लगाओ। 23 क्या 2 से डिवाइड होता है? नहीं। 23 क्या 3 से डिवाइड होता है? नहीं। 23 क्या 4 से डिवाइड होता है? नहीं। 23 क्या 5 से डिवाइड होता है? नहीं। 23 क्या 6 से डिवाइड होता है, 7 से डिवाइड होता है, 8 से डिवाइड होता है? नहीं। 23 सिर्फ या तो 1 से डिवाइड होगा या वो खुद से डिवाइड होगा। तो 23 भी क्या है, ये भी आपका प्राइम नंबर है, ठीक है। तो यहां पे आपका कौन सा नंबर हो जाएगा, 23। क्लियर एवरीवन। 24 क्या प्राइम नंबर है? नहीं। 24 2 से भी डिवाइड होता है। 25 क्या प्राइम नंबर है? नहीं। 25 आपका 5 से डिवाइड होता है। 26 भी आपका 2 से डिवाइड होता है। 27 क्या प्राइम नंबर है? बहुत सारे बच्चे यहां पे कंफ्यूज होंगे। 27 भी आपका प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 27 आपका 3 से भी तो डिवाइड होता है। 3 9 जा 27, है ना, और 1 से तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है। और 27 9 से भी डिवाइड होता है, 9 3 जा 27, और 27 ऑब्वियस सी बात है 27 खुद से भी तो डिवाइड होगा। तो 27 भी आपका प्राइम नंबर नहीं है। उसी सेम तरीके से 28 भी आपका 2 से डिवाइड होता है। 29 क्या आपका प्राइम नंबर है? क्या 29 आपका 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, किसी से भी डिवाइड होता है? नहीं होता। 29 या तो 1 से डिवाइड होगा या खुद से डिवाइड होगा। तो 29 भी क्या हो जाएगा, आपका प्राइम नंबर हो जाएगा। 30 बताओ, 30 होगा? 30 आपका 2 से डिवाइड होता है ना। 30 आपका 10 से भी डिवाइड होता है, 30 आपका 3 से भी डिवाइड होता है, तो 30 भी आपका प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है। फिर अगला 31, यस 31 आपका प्राइम नंबर होगा। क्लियर एवरीवन। तो सीक्वेंस के अंदर जो अगले 3 नंबर है वो कौन कौन से हो जाएंगे, कैसे लिखोगे पेपर के अंदर, तो आपको लिखना है द नेक्स्ट 3 नंबर्स आर, पहला नंबर कौन सा हो जाएगा, 23, फिर 29 एंड लास्ट में 31। क्लियर एवरीवन। ये तीनों के तीनों जो नंबर है ना, ये प्राइम नंबर वाली जो कंडीशन है इसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं और ये इस सीक्वेंस के अंदर भी है, ठीक है। समझ गए? हाँ भैया समझ में आ गया। अगर समझ में आ रहा है तो यार वीडियो को लाइक क्यों नहीं कर रहे हो तुम? मैं देख रहा हूं, मतलब मैंने ना, मेरे अभी टीममेट ने मेरे को एक चीज बताई, मेरी टीम ने, कि यार हमारे चैनल पे जितने बच्चे देखते हैं उनको पसंद आता है ना, मतलब वीडियो बहुत अच्छी लगती है उनको, वो शेयर भी करते हैं, लेकिन लाइक नहीं करते हो तुम, वीडियो को हाइप नहीं करते हो तुम, वीडियो को शेयर तो करते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। कैसे चलेगा? मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, तुम्हारे लिए कर रहा हूं ना, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी टाइप के जो सॉल्यूशन है ये आपको चैनल पे मिलते रहेंगे। देखो यार, मैं तुम्हारा मोटिवेशन हूं, मेरा मोटिवेशन तुम हो, ठीक है, तो हमारा साथ ऐसा होना चाहिए। तुम अगर सब्सक्राइब करोगे तो मेरे अंदर भी ना इस टाइप की वीडियो बनाने का मोटिवेशन आएगा, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, वी नो दैट नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, द सम ऑफ एनी 2 नेचुरल नंबर इज ऑलवेज ए नेचुरल नंबर। अरे भाई साहब,
बहुत सारे बच्चे हैं ना, मतलब भैया ये क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, ये क्या है, मतलब क्लोज्ड अंडर, ये मतलब इसका मीनिंग क्या है? इतनी मुश्किल इंग्लिश तो हमने कभी लाइफ में सुनी नहीं भाई। कुछ नहीं है, ये ना सीबीएसई के पैंतरे हैं, मतलब आसान क्वेश्चन को भी ना मुश्किल बनाने का। लेकिन जब तक गौरव भैया तुम्हें टेंशन लेने की क्या जरूरत है, अभी समझाता हूं इसमें क्या लिखा हुआ है। देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे भैया, सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है लिख देते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, अरे बहुत सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ, एग्जांपल से तुम्हें ना और भी बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। पहले मेरे को ये बताओ नेचुरल नंबर क्या होते हैं। भैया नेचुरल नंबर पढ़े तो थे बचपन में, लेकिन अब याद नहीं है। कोई नहीं, एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा, वो ट्रिक है ना मैंने भी बचपन में याद करा था और आज तक है ना मैं नेचुरल नंबर नहीं भूला हूं। मैं तुमसे ना एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, मेरे को ना काउंटिंग सुनाओ। भैया काउंटिंग की तो बहुत आसान चीज है, 1 2 3 4 5 6 है ना, काउंटिंग सुना दी। अब मैं एक चीज बोलता हूं, तुमने काउंटिंग कहां से शुरू करी? तुमने जब काउंटिंग सुनाई मेरे को 1 2 3 4 5 ऐसे चली ना तुम्हारी काउंटिंग, तुमने क्या काउंटिंग 0 से शुरू करी? नहीं, तुमने काउंटिंग कहां से शुरू करी? 1 से। यानी कि जब आपसे मैंने ये पूछा कि काउंटिंग सुनाओ, तो नेचुरली आपके मन में जो काउंटिंग आई वो कहां से शुरू हुई? 1 से शुरू हुई। तो जो नंबर नेचुरली आपके मन से निकले उन्हें क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। समझ गए? और जो होल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? होल नंबर, जैसे आपने सुना होगा व्हाट इज द होल पॉइंट, है ना, ऐसे बोल देते हैं ना नॉर्मल भाषा में कि व्हाट इज द होल पॉइंट, आई वॉन्ट होल पिज्जा, है ना, आई वॉन्ट होल, होल ये तो डबल मीनिंग लग रहा है, समझ गए ना तुम? होल का मतलब क्या होता है कि सारा। जैसे मेरे को आई वॉन्ट होल पिज्जा, यानी कि मेरे को पूरा का पूरा पिज्जा चाहिए, समझ रहे हो? होल का मतलब होता है सारा, यानी कि उसके अंदर आपका 0 भी आएगा। जो नंबर आपके मन से नेचुरली निकले ना वो आपके क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। और अगर आप नेचुरल नंबर के अंदर एक जो नंबर आपका छूट गया दैट वो 0, अगर वो भी ऐड कर लोगे तो वो क्या हो जाएंगे? सारे नंबर हो जाएंगे, सारे यानी कि होल नंबर हो जाएंगे। समझ गए? हाँ भैया समझ गए। तो अगर मैं ये बोलूं कि नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे आपके, तो नेचुरल नंबर हो जाएंगे आपके 1 2 3 4 5, ठीक है, और ऐसे चलते जाएंगे। कहां तक चलेंगे भैया? इनफाइनाइट, मतलब कभी खत्म ही नहीं होंगे, इन्फिनिटी तक चलेंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? इस क्वेश्चन में यह बोला गया है कि अगर मैं 2 नेचुरल नंबर को ऐड करता हूं तो जो आंसर आएगा ना वो भी क्या आएगा? नेचुरल आएगा। और इसी को क्या बोलते हैं? क्लोज्ड अंडर एडिशन। एग्जाम्पल से समझाता हूं कि अगर मैं 2 नेचुरल नंबर को ऐड करूं तो जो आंसर आएगा ना वो भी क्या आएगा? नेचुरल आएगा। एग्जाम्पल से दिखाता हूं, देखो। तो यहां पे सबसे पहले लिखेंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में कोई भी 2 नेचुरल नंबर ले लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 और 2 ले लिया, तो 1 भी नेचुरल नंबर है, 2 भी नेचुरल नंबर है। तो यहां पे मैंने 2 नेचुरल नंबर को आपस में क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। और 3 भी आपका क्या है? नेचुरल नंबर है। तो जब आप 2 नेचुरल नंबर को ऐड करोगे ना तो जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा? आपका नेचुरल आएगा। आप ना कोई भी 2 नेचुरल नंबर उठा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या ले लिया, चलो फॉर एग्जाम्पल बहुत बड़ा नंबर ले लेते हैं, मैंने 1000 ले लिया, ठीक है। 1000 भी आपका नेचुरल नंबर है। कभी ना कभी तो यहां पे जब ये चलते जाएंगे तो 1000 भी तो आएगा। तो 1000 भी क्या है? आपका नेचुरल नंबर है। और मैं एक और नेचुरल नंबर ले लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 10,000 ले लिया, ठीक है। इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 11,000 हो जाएगा। और जो 11,000 है ये भी आपका क्या है? नेचुरल नंबर है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप 2 नेचुरल नंबर को ऐड करोगे ना तो जो आंसर आएगा वो हमेशा आपका क्या आएगा? नेचुरल नंबर आएगा, ठीक है भैया। लेकिन अब है ना क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है, आर दे क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, यानी कि हमें ये तो पता है कि जब आप 2 नेचुरल नंबर को ऐड करोगे तो वो उनका जो सम आएगा वो भी नेचुरल नंबर होगा। लेकिन हमें ये बताओ कि जब आप 2 नेचुरल नंबर को माइनस करोगे यानी कि सब्ट्रैक्ट करोगे तब क्या आंसर हमेशा नेचुरल नंबर आएगा? चेक करते हैं, तो चेक करेंगे। तो ये तो एडिशन का एग्जाम्पल हो गया। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ऑफ सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब हम सब्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं। तो जो ऊपर था वो आपका एडिशन का एग्जाम्पल था। तो मैं ना यहां पे 2 एग्जाम्पल लूंगा। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। अब ध्यान से देखना, मैं क्या करूंगा? 2 नेचुरल नंबर ले लेता हूं। इस बार कौन से लें? कुछ भी ले लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 ले लिया, ठीक है। तो 5 आपका क्या है? नेचुरल नंबर है। एक और नेचुरल नंबर ले लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 ले लिया। तो मैंने क्या करा? एक नेचुरल नंबर में से दूसरा नेचुरल नंबर मैंने माइनस कर दिया। आंसर क्या आएगा? आंसर भैया 5 में से 2 जाएगा
तो आंसर 3 आएगा। क्या 3 नेचुरल नंबर है? यस यस, 3 भी आपका नेचुरल नंबर है। यानी कि जब आप दो नेचुरल नंबर को आपस में माइनस करोगे ना, तो जो आंसर आएगा वो भी आपका क्या आएगा? नेचुरल नंबर आएगा। लेकिन 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 यहां पे ना एक कंडीशन अप्लाई होती है कि जो नंबर आपने पहले लिखा है ना, वो हमेशा बड़ा नंबर होना चाहिए। मैं एक और एग्जांपल से दिखाता हूं। अब की बार सेकंड एग्जांपल, और ये भी आपका कौन सा एग्जांपल है? सबट्रैक्शन का एग्जांपल है, ठीक है, सबट्रैक्शन। अब देखो, अब की बार मैं क्या करूंगा, इस बार भी मैं नेचुरल नंबर ही लूंगा, लेकिन जो पहला नंबर है ना, वो मैं अब की बार छोटा लूंगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं क्या लेता हूं, इस बार है ना, फिर से देखो 2 ही ले लेते हैं, ठीक है। और दूसरा नेचुरल नंबर मैं क्या ले लेता हूं? 5 ले लेता हूं। जो नंबर मैंने पहले लिए थे वही सेम नंबर है, लेकिन मैंने क्या करा, इस बार 5 की जगह 2 कर दिया, 2 की जगह 5 कर दिया, है ना। है तो अभी भी ये नेचुरल नंबर ही। हाँ भैया, अब ये बताओ 2 में से अगर आप 5 को माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा? भैया ये तो आसान है, -3 आएगा। कैसे? क्योंकि देखो जो साइन है ना, वो हमेशा बड़े का आता है। 2 बड़ा है या 5 बड़ा है? भैया 5 बड़ा है। 5 के आगे कौन सा साइन है? माइनस का साइन है। अब देखो 2 के आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब 2 क्या है? प्लस वाला है, ठीक है। 5 बड़ा है या 2 बड़ा है? 5 बड़ा है, तो साइन जो आएगा ना आंसर में वो 5 का आएगा, और 5 के आगे क्या है? माइनस साइन है। तो 2 में से -5 करोगे तो कितना आएगा आंसर? -3, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, क्या -3 आपका नेचुरल नंबर है? नहीं है। -3 जो नेगेटिव नंबर होते हैं ना, -1, -2, -100, जो नेगेटिव नंबर होते हैं ना, वो कभी भी नेचुरल नंबर नहीं होते। तो यहां पे ये जो कंडीशन है, ये आपकी फेल हो गई। समझ रहे हो? ये कंडीशन आपकी क्या हो गई? फेल हो गई। ये सब्ट्रैक्शन वाली कंडीशन मानी जाएगी, लेकिन कब मानी जाएगी? जब आपका पहला नंबर बड़ा होना चाहिए और दूसरा नंबर छोटा होना चाहिए। अगर आपने पहला नंबर छोटा कर दिया और दूसरा नंबर बड़ा कर दिया ना, तो ये जो सब्ट्रैक्शन वाली जो कंडीशन है, ये आपकी फेल हो जाएगी। लेकिन एडिशन के अंदर ऐसा नहीं होगा। चाहे आप 1 + 2 करो तो भी आंसर 3 आएगा, चाहे आप 2 + 1 करो तो भी आंसर 3 आएगा। समझ रहे हो? एडिशन के अंदर पोजीशन से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सब्ट्रैक्शन के अंदर जो पोजीशन है ना, उससे फर्क पड़ता है। क्लियर है एवरीवन? समझ आ गया? अब इसको पेपर के अंदर लिखोगे कैसे, वो मैं आपको बता देता हूं। तो सारी चीजें सेम रहेंगी, बस ये जो यस और जो नो थे ना, ये आपको हटाना है और लास्ट ऐसे लिखना है। पहले ये एग्जांपल लिखना है पेपर के अंदर, फिर ये फर्स्ट एग्जांपल ऑफ सब्ट्रैक्शन, फिर सेकंड एग्जांपल ऑफ सब्ट्रैक्शन, और लास्ट में आपको एक सिंपल सी लाइन लिखनी है, नो, नो के बाद कोमा लगा देना है। नो नेचुरल नंबर्स आर नोट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। तो क्लोज्ड अंडर का मतलब समझ में आ गया? हाँ भैया समझ में आ गया। क्लोज्ड अंडर का मतलब क्या होता है? जब आप दो नेचुरल नंबर को या तो ऐड करो, अगर वो क्लोज्ड अंडर एडिशन है तो दो नंबर को ऐड करने से आंसर नेचुरल आएगा, है ना। दो नेचुरल नंबर को अगर ऐड करोगे तो जो आंसर है वो भी नेचुरल आएगा। और क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन का क्या मतलब है कि जब आप दो नेचुरल नंबर को माइनस करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो जो आंसर है ना, वो हर बार आपका नेचुरल नहीं आएगा। नेचुरल कब आएगा? जब आपका पहला नंबर बड़ा होना चाहिए, दूसरा नंबर छोटा होना चाहिए, तो फिर जो आंसर आएगा वो नेचुरल आएगा। लेकिन अगर आपका पहला नंबर छोटा हो, दूसरा नंबर बड़ा हो ना, तो जो आंसर आएगा ना, वो नेचुरल नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो मैं काम करता हूं, मैं साइड में हट जाता हूं और इसको नोट डाउन कर लो। अगर ये क्वेश्चन आपका पेपर के अंदर आ जाए या फिर अपनी फेयर नोटबुक के अंदर आपको नोट डाउन करना है, तो आपको पेपर के अंदर इस क्वेश्चन को इस तरीके से अटेम्प्ट करके आना है। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, कोई भी टीचर पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि मैं खुद टीचर रह चुका हूं, तो मैं आपको बता रहा हूं, दिल से बता रहा हूं, मैं तो सीबीएसई का टॉपर भी रह चुका हूं, तो मेरे को पता है किसी भी क्वेश्चन को पेपर के अंदर कैसे अटेम्प्ट करना है। तो अगर तुम एग्जैक्टली ऐसे पेपर के अंदर अटेम्प्ट करके आओगे ना, तो आपका एक भी नंबर कटेगा नहीं, उल्टा कहीं पे नंबर कट भी रहा होगा ना, तो टीचर इंप्रेस होकर तुम्हें आधा नंबर एक्स्ट्रा दे देगा। ठीक है, समझ गए? हाँ भैया समझ गए। अब मैं ना आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, बहुत सारे बच्चों को ना एक डाउट भी होगी, और ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया अगर मैं पहले और दूसरे दोनों नंबर को क्या करूं, मैं सेम ले लूं। फॉर एग्जाम्पल मान लो पहला नंबर मैंने क्या करा, पहला नंबर मैंने 5 ले लिया। ठीक है, 5 क्या है? नेचुरल नंबर है। और मैं दूसरा नंबर भी क्या ले लेता हूं? सेम 5 ले लेता हूं। मतलब अब भी तो दोनों नेचुरल नंबर ही है, अगर ऐड करूंगा तब भी आंसर क्या आएगा? नेचुरल नंबर आएगा। लेकिन अगर मैं सब्ट्रैक्ट करते टाइम दोनों नंबर सेम ले लूं, फॉर एग्जांपल पहला नंबर भी मैंने 5 ले लिया और दूसरा नंबर भी मैंने 5 ले लिया, ये पहले वाला 5 भी आपका क्या है? नेचुरल नंबर है। ये दूसरा वाला 5 भी क्या है? ये भी आपका नेचुरल नंबर है। तो आंसर जो आएगा वो आपका क्या आएगा? 0 आएगा।
अब मैंने आपको क्या बताया, जीरो आपका नेचुरल नंबर नहीं होता। जीरो क्या होता है, जीरो आपका होल नंबर होता है, समझ रहे हो। तो यहां पे जो आपकी सब्ट्रैक्शन वाली जो कंडीशन है ना, यहां पे भी आपकी फेल हो गई, समझ गए। जीरो आपका क्या होता है, होल नंबर होता है, जीरो आपका नेचुरल नंबर नहीं होता। क्लियर एवरीवन, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें देखो क्या बोला गया है, एंशिएंट इंडियंस यूज द जॉइंट्स ऑफ देयर फिंगर्स टू काउंट, ए प्रैक्टिस स्टिल सीन टुडे, ओके। ईच फिंगर हैज 3 joints and the thumb is used to count them. How many can you count on one hand? How does this relate to the ancient base 12 counting system? Okay, तो देखो यहां पे क्या बोला गया है कि पुराने जमाने में ना जब लोग काउंटिंग करते थे ना, तो अपने हाथ का यूज करते थे, और इनफैक्ट आज भी बहुत सारे लोग करते हैं, मतलब तुमने भी ट्राई करा होगा ना। कैसे काउंट करते थे, अपने अंगूठे का यूज करके ऐसे उंगली पे ना टच करते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। एक उंगली में कितने ज्वाइंट है, एक उंगली में 3 ज्वाइंट है, ठीक है। मैं यहां पे ना पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। तो एक उंगली में कितने ज्वाइंट होते थे, 3 ज्वाइंट होते हैं, राइट। 1 2 3, है ना। एक उंगली में 3 ज्वाइंट होते हैं, 3 इसमें, 3 इसमें और 3 इसमें, है ना। अब आगे क्या बोला गया है कि हम एक हाथ का यूज करके, वन हैंड का यूज करके हम टोटल कितने काउंटिंग कर सकते हैं। तो कैसे काउंट करेंगे, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पे सॉल्यूशन। अब देखो हमारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं, हमारे हाथ में टोटल 4 उंगलियां हैं। तो क्या लिखेंगे, वन हैंड हैज कितनी उंगलियां हैं, 4 फिंगर्स, है ना। एक हाथ में कितनी उंगलियां हैं, 4 उंगलियां हैं। अंगूठे को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि अंगूठे वाला हम गिनते नहीं है जब काउंट करते हैं, अंगूठे का यूज करते हैं, 1 2, है ना। अंगूठे के ऊपर भी तो 3 है, अंगूठे वाला काउंट नहीं करते, ठीक है। तो अंगूठे को उंगली में काउंट नहीं करेंगे, उंगलियां हमारी बस ये 4 है, ठीक है। ये हमारा थंब है जो कि अलग होता है, ठीक है। यानी कि एक हाथ के अंदर आपके पास कितनी फिंगर होती हैं, 4 फिंगर होती हैं। अब एक फिंगर के अंदर कितने ज्वाइंट होते हैं, 1 फिंगर हैज, एक फिंगर के अंदर कितने ज्वाइंट है, एक फिंगर के कितने टुकड़े होते हैं, 3 ज्वाइंट्स। एक फिंगर के अंदर 3 टुकड़े होते हैं, 3 जगह से मुड़ सकते हैं ना उंगली, एक ये होता है, एक ये होता है, एक ये होता है ना। तो एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, तीसरा पार्ट ये हो गया, है ना। तो एक फिंगर के अंदर कितने ज्वाइंट होते हैं, 3 ज्वाइंट होते हैं। और एक हाथ के अंदर कितनी फिंगर होती है, 4 फिंगर होती हैं। क्लियर। अब मेरे को ये बताओ, इन चारों फिंगर का यूज करके मैं कितनी काउंटिंग कर सकता हूं। वैसे भी काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब मैं इन 4 उंगलियों का यूज करके कितनी काउंटिंग तक कर सकता हूं, मैं 12 तक काउंटिंग कर सकता हूं। तो आप कैसे लिखोगे, काउंटिंग, कैसे काउंटिंग करोगे, यहां पे कैलकुलेशन कैसे करके दिखाओगे आप। देखो हाथ में कितनी उंगलियां हैं, 4 उंगलियां हैं, है ना। यहां पे आप लिख भी सकते हो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि भैया ये जो हाथ वाला जो डायग्राम है, क्या ये हमें अपनी फेयर नोटबुक के अंदर या पेपर के अंदर ड्रॉ करके आना है। ये ड्रॉ करके नहीं आना, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे व्हाइट कलर से लिखा है ना, व्हाइट पेन से लिखा है, बस आपको पेपर के अंदर और अपनी फेयर नोटबुक के अंदर इतना लिखना है, ठीक है। अब देखो काउंटिंग कैसे करोगे। अब हमें पता है कि एक हाथ में 4 फिंगर है और एक फिंगर के अंदर 3 ज्वाइंट है। तो सिंपल क्या कर दोगे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 12। तो आप जो काउंटिंग कर सकते हो ना, कहां तक कर सकते हो, 12 तक कर सकते हो। क्लियर। वो मैंने आपको यहां पे मतलब लिख के भी दिखा दिया। और अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 जा कितना होता है, 12 होता है। यानी कि आप अपनी 4 उंगलियों का यूज करके कहां तक काउंटिंग कर सकते हो, 12 तक काउंटिंग कर सकते हो, ठीक है। आगे देखो क्या बोला गया है, हाउ डज दिस रिलेट टू द एंशिएंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम। यानी कि पुराने जमाने में जो हम दर्जन काउंट करते थे ना, कि दर्जन के अंदर कितने केले आएंगे, वो हम आज भी यूज करते हैं। मतलब कहीं पे भी 12 चीजें दिख जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे कि दर्जन है। एक दर्जन के अंदर कितने केले होंगे, 12 केले होंगे। जब हम दुकान पे जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं उसको, ये थोड़ी बोलते हैं कि 1 किलो केले दे दे, हम उसको बोलते हैं कि 1 दर्जन केले दे दे। यानी कि जो पुराने जमाने से ये जो 12 का जो दर्जन वाला जो चीज चलती आ रही है, वो हम आज भी यूज करते हैं। तो ये जो दर्जन वाली चीज है ना, इसी को क्या बोलते हैं, एंशिएंट बेस 12 सिस्टम। तो अब ये बोला गया है कि हम जो उंगलियों में 12 काउंट करते हैं, और जो पुराने जमाने में जो हम दर्जन यानी कि डजन लिखते थे, मतलब जो पुराना बेस 12 काउंटिंग सिस्टम था, ये दोनों सेम कैसे है। ये इसलिए सेम है क्योंकि दर्जन के अंदर भी कितने होते हैं, 12 होते हैं। और जो हमारी उंगलियों के अंदर हम जो काउंट करते हैं, इसके अंदर भी कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो दोनों के अंदर 12 है,
समझ रहे हो? इसीलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों चीजें एक तरीके से सेम है। क्यों? क्योंकि दर्जन के अंदर भी चीजें कितनी होती है, 12 होती हैं, और जब हम उंगलियों से कोई चीज को काउंट करते हैं उसके अंदर भी काउंटिंग कितनी होती है, 12 होती है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो हाथों से हम जो काउंटिंग करेंगे और जो दर्जन के अंदर जो पुराना एंशिएंट इंडियन सिस्टम है उसके अंदर दोनों में क्या है, सिमिलैरिटी है। क्लियर? तो इसको लिखेंगे कैसे, तो आप लास्ट में एक लाइन लिखोगे एरो बना के, उसके अंदर क्या लिखोगे, काउंटिंग इन वन हैंड, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, इन वन हैंड रीचेज अप टू मत छोड़ो, रीचेज सीधा लिख दो, रीचेज टू 12। ठीक है, यानी कि जब हम एक हाथ से कोई भी काउंटिंग करते हैं उसके अंदर वो जो काउंटिंग है वो कहां तक जाती है, 12 तक जाती है। सो इट इज सिमिलर, सिमिलर भी बोल सकते हो, या फिर आप यहां पे रिलेट वर्ड है ना, तो आप सिमिलर की जगह रिलेटेड लिख दो। सो इट इज रिलेटेड टू एंशिएंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम, एंशिएंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम। ठीक है, आपको पेपर के अंदर और अपनी फेयर नोटबुक के अंदर ऐसे लिखना है। ठीक है, ये जो डायग्राम है ना ये आप मत करना ड्रॉ, बस जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, अपनी फेयर नोटबुक के अंदर आपको इतना लिखना है। क्लियर एवरीवन? यहां पे बेसिकली ये पूछा गया था कि हम एक हाथ का यूज करके कितनी काउंटिंग कर सकते हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया कहां तक काउंटिंग कर सकते हैं, 12 तक काउंटिंग कर सकते हैं। साथ में हमसे क्वेश्चन में ये भी पूछा गया था कि ये जो हम पुराने जमाने में जो एंशिएंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम मतलब यूज करते थे वो हमारे हाथ से कैसे रिलेटेड है, क्योंकि हाथ के अंदर जब हम काउंट करते हैं तो वहां पे भी हम 12 तक काउंट कर सकते हैं, और जो पुराने जमाने में जो काउंट करते थे वहां पे भी उसके अंदर भी जो 12 बेस काउंटिंग सिस्टम है, यानी कि जैसे दर्जन हो गया, एक दर्जन के अंदर 12 चीजें होती हैं, तो दोनों के अंदर 12-12 है, 12-12 है, दोनों के अंदर कॉमन है। समझ रहे हो? इसीलिए दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, आपस में रिलेटेड हो जाएंगी। क्लियर एवरीवन? क्वेश्चन समझ में आया? तो अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। और अगली वीडियो के अंदर मैं आपको ना एक्सरसाइज नंबर 3.2 कराऊंगा, मैं आपको दिखा भी देता हूं, मैंने पीपीटी बना रखी है। तो अगली वीडियो के अंदर मैं आपको ना एक्सरसाइज नंबर 3.2 करा दूंगा, तो आपको कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और प्लीज यार इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस टाइप के जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन है ना मैं आपको इस चैनल पे कंप्लीटली फ्री में आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। तो प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करना। तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।